अक्सा की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माँ की कुशाग्रता। आज सुबह लक्ष्मी जी कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गई थीं। रसोई घर में से लगातार खटपट की आवाज़ आ रही थी। यह आवाज़ उनके बेटे बहू के कमरे में भी जा रही थी। तभी उनके बेटे विवेक की नींद खुली और अपनी पत्नी प्रीति से बोला, अरे इतनी सुबह सुबह माँ रसोई घर में क्या कर रही हैं? देखूं तो। ऐसा कहते हुए जैसे ही विवेक उठने लगा, तभी प्रीति बोली, अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बिना मतलब अपनी नींद हराम कर रहे हो। तुम्हारी माँ अपने पीने के लिए पानी गर्म कर रही होंगी और इस चक्कर में हमारी नींद खराब कर देती हैं। तुम्हें कितनी बार कहा है कि सोने से पहले दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर दिया करो, लेकिन तुम कहाँ मानते हो। सारी नींद खराब कर दी। कोई काम धंधा तो है नहीं इन्हें। घर का काम करते समय तो इन्हें घुटनों में दर्द होता है, लेकिन सुबह सुबह तैयार होकर पार्क में टहलने के लिए निकल जाती हैं। यहाँ हमें नींद आए या ना आए, किसी को क्या फर्क पड़ता है। एक तो पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती हूँ, ऊपर से चैन की नींद भी नहीं सोने देती हैं। ऐसा कहते हुए प्रीति ने सुबह सुबह अपनी सासू माँ को कोसना शुरू कर दिया। तभी विवेक ने कहा, अरे प्रीति, तुम भी जानती हो कि माँ की गठिया की बीमारी के चलते डॉक्टर ने उन्हें टहलने की सलाह दी है, और वैसे भी इतना भी काम नहीं होता जितना तुम बोलती रहती हो। सिर्फ घर का काम ही तो होता है, उसमें से भी साफ सफाई करने के लिए भी काम वाली बाई आती है, और बर्तन और कपड़े धोने के लिए तुम्हें अलग बाई लगा रखी है। सिर्फ खाना पकाने का काम होता है, और उसमें भी माँ तुम्हारी मदद कर देती हैं। सब्जियां छीलने काटने जैसे काम तो तुम्हें करने ही नहीं पड़ते। फिर भी ना जाने क्यों तुम पूरा दिन काम काम की रट लगाए रहती हो। अच्छा, तुम तो खा पी कर अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हो। यहाँ पीछे घर का इतना काम होता है कि करते करते मेरी तो कमर ही टूट जाती है। और माँ जी का तो तुम जानते ही हो, शाम को भी घर पर कहाँ बैठती हैं। सत्संग सुनने मंदिर चली जाती हैं। घर पर तो उनका दिल ही नहीं लगता। अरे, जब उन्हें घर पर रहना पसंद ही नहीं है तो उन्हें वृद्धाश्रम ही भेज दो। तुम्हारी माँ को भी चैन मिल जाएगा और मुझे भी। तभी विवेक गुस्से में बोला, प्रीति, आज तो तुमने यह बात कह दी है, लेकिन आइंदा कभी इस बात को दोहराया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनके कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला होने के कारण लक्ष्मी जी के कानों तक सारी आवाज़ जा रही थी। बहू के विचार जानकर उनके दिल को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ न कहना ही उचित समझा और पार्क चली गईं। नाश्ते के बाद लक्ष्मी जी दोपहर की साग सब्जी लेकर काटने बैठ गईं। उस समय प्रीति अपने कमरे से तैयार होकर बाहर निकली और बोली, माँ जी, मैं जरा अपनी सहेली सोनिया के साथ बाजार जा रही हूँ, आने में कुछ देर हो जाएगी। तभी लक्ष्मी जी अपनी बहू से बोली, बहू, मेरा चश्मा टूट गया है, अब विवेक से क्या कहूँ। वो तो सुबह जाता है और रात को घर लौटता है। तुम बाजार जा रही हो तो मेरा चश्मा तुम ही बनवा लाना। तभी प्रीति बोली, माँ जी, इस महीने खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है और मुझे भी अपनी सहेली की शादी के लिए शॉपिंग करनी है, इसलिए अभी टूटे चश्मे से ही काम चलाइए। और वैसे भी आपको कौन सा ऑफिस का काम करना होता है जो चश्मे के बिना नहीं कर पाएंगी। अगले महीने मैं आपका चश्मा बनवा लाऊंगी। तो लक्ष्मी जी बोली, ठीक है बहू। प्रीति अपना पर्स उठाकर चलती बनी। चश्मे के बिना लक्ष्मी जी बहुत मुश्किल से गुजारा कर रही थी। एक दिन उनका पोता सोनू उनके कमरे में बैठकर खेल रहा था। उसने पानी मांगा तो लक्ष्मी जी रसोई घर में पानी लेने गईं, लेकिन बिना चश्मे की कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उनका हाथ कांच के गिलास से टकराया और गिलास नीचे गिर गया और टूट गया। जैसे ही प्रीति ने टूटने की आवाज़ सुनी तो गुस्से से तमतमाती हुई बाहर निकली। फर्श पर देखा तो कांच का गिलास टूटा हुआ पड़ा था। देखते ही आग बबूला होते हुए प्रीति बोली,
भगवान ने दो दो आंखें दी हैं तो देख कर काम नहीं कर सकती आप। मेरा इतना महंगा इम्पोर्टेड गिलास तोड़ दिया। मालूम भी है यह मेरी माँ ने दिया था, बिना मतलब इतना नुकसान कर दिया। प्रीति की आवाज़ सुनते ही विवेक बाहर आया। क्या हुआ प्रीति, इतना चिल्ला क्यों रही हो? देखो ना, तुम्हारी माँ ने इतना महंगा गिलास तोड़ दिया। जानते हो, यह मेरी माँ ने दिया था। तभी विवेक ने कहा, अरे गलती से टूट गया होगा, इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है। बिना बात के बतंगड़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। तभी विवेक ने अपनी माँ की ओर देखा तो बोला, अरे माँ, आप चश्मा क्यों नहीं पहनती? इस कारण ही शायद आपको कुछ नज़र नहीं आया होगा। बेटा, वह मेरा चश्मा। अभी लक्ष्मी जी बोल ही रही थी कि प्रीति बोली, भगवान जाने कौन सी दुनिया में गुम रहती है तुम्हारी माँ। बिना मतलब मेरा नुकसान कर दिया। बड़बड़ाते हुए प्रीति अपने कमरे में चली गई। इधर लक्ष्मी जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा भी क्या कर दिया था जो उनकी बहू इतना बरस पड़ी। दरअसल प्रीति पर अपनी तथाकथित मॉडर्न सहेलियों का काफ़ी प्रभाव था। उसकी अधिकांश सहेलियां या तो अपने सास ससुर से अलग होकर अपनी अलग गृहस्थी बसा चुकी थीं, या फिर उन्हें वृद्धाश्रम भेजकर उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर स्वतंत्र जीवन बिता रही थीं। उनकी देखा देखी ही प्रीति पर भी अपनी सास को आश्रम भेजने का भूत सवार हो चुका था। अक्सर प्रीति फोन पर ही चिपकी रहती, कभी अपनी सहेलियों के साथ, कभी अपनी सास की बुराई करती, तो कभी माँ के साथ घर का सारा हाल चाल बांटती। एक दिन जब प्रीति अपने घर की सारी बातें अपनी माँ को बता रही थी तो उसकी कुछ बातें लक्ष्मी जी के कानों में पड़ी। थोड़ी देर बाद वह अपनी बहू के पास आई और बोली, बहू, आपने ससुराल की सारी बातें मायके में बताना अच्छी बात नहीं है। इतना सुनने की देर थी कि प्रीति एकदम भड़क गई और चिल्लाते हुए बोली, माँ जी, आपको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि छिप कर किसी की बातें नहीं सुना कर दें। अपनी बहू की जासूसी करते हुए आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई। प्रीति के इस तरह के व्यवहार से लक्ष्मी जी एकदम सन्न रह गईं। लेकिन कहते भी तो किससे, बहू तो समझने को तैयार नहीं थी और बेटे को वह परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप अपमान का घूंट पीकर सहन कर गईं। लेकिन प्रीति चुप रहने वाली नहीं थी। रात को खाना खाने के बाद जैसे ही विवेक कमरे में आया, उसने फिर से वही जिद पकड़ ली, तुम्हारी माँ के रहते हुए तो मेरा जीना ही हराम हो चुका है। प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। किसी से फ़ोन पर बात तक नहीं कर सकती मैं। छोटी छोटी सी बातों को लेकर तुम्हारी माँ लेक्चर सुनाने चली आती हैं। तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज दो, लेकिन तुम हो कि सुनते ही नहीं। अरे वृद्धाश्रम इन जैसे बूढ़े लोगों के लिए ही तो बना है, और फिर तुम्हारी माँ को भी अपनी उम्र के लोग मिल जाएंगे और उनका दिल भी लगा रहेगा। तभी विवेक बोला, प्रीति, बड़े बुजुर्ग अगर कुछ समझाते हैं तो हमारे भले के लिए ही समझाते हैं, लेकिन यह सब बातें तुम्हारे दिमाग से बाहर हैं। और मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो कि मैं अपनी माँ को कभी वृद्धाश्रम नहीं भेजूंगा। तुम नहीं जानते कि मेरी माँ ने मेरे लिए कितने त्याग किए हैं, और आज जब उन्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं उनका ख्याल भी न रख सकूं, तो लानत है मेरे बेटे होने पर। तभी प्रीति बोली, बस, तुम्हें तो अपनी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई दिखाई नहीं देता। फिर विवेक ने कहा, प्रीति, तुम जानती नहीं कितनी मुश्किलों से मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। खुद भूखे रहकर माँ ने मुझे भरपेट खिलाया है। मैं केवल 10 साल का था जब पिताजी की मृत्यु हो गई थी, और उसके पश्चात माँ मुझे अकेला छोड़कर कहीं नौकरी भी नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने घर से ही टिफ़िन सर्विस शुरू की, और शाम को भी जो थोड़ा बहुत समय बचता था उस समय मुझे पढ़ाने के साथ साथ स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को भी ट्यूशन देती थी। दिन रात मेहनत करते हुए माँ ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया कि मैं आज इज्जत भरी ज़िंदगी जी रहा हूँ। भले ही माँ के पास इतने पैसे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी मेरी हर एक डिमांड को
पूरा करती थी मेरी माँ। कहते कहते ही विवेक की आंखों में आंसू आ गए और बोला, प्रीति, मैं सारी दुनिया को छोड़ सकता हूँ लेकिन अपनी माँ को कभी नहीं। विवेक की बातें सुनकर प्रीति भी उस समय चुप हो गई और उसके बाद कुछ दिनों तक घर में शांति रही। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, प्रीति का वही बर्ताव फिर से शुरू हो गया, जिस कारण विवेक फिर से परेशान रहने लगा कि आखिर वह प्रीति को कैसे समझाए। कि एक दिन प्रीति ने अपने घर पर अपनी सारी सहेलियों को बुलाया और अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, आज मेरी कुछ सहेलियाँ घर पर आ रही हैं। आप स्नैक्स बहुत अच्छा बनाती हैं, तो आज आप ही उनके लिए चाय और स्नैक्स बनाना। लक्ष्मी जी के घुटनों में दर्द था, लेकिन फिर भी बहू की बात मानकर दोपहर से ही तैयारियों में जुट गईं। उनके हाथ के बने खाने में इतना स्वाद होता था कि बड़े बड़े होटल के शेफ भी उनके आगे फेल हो जाएं। प्रीति की सहेलियों के आने से पहले लक्ष्मी जी लगभग सारे व्यंजन बना चुकी थीं। तभी प्रीति अंदर आई और पूछने लगी, माँ जी, और कितना समय लगेगा? मेरी सहेलियाँ तो पहुँचती ही होंगी। तभी लक्ष्मी जी बोली, बाकी सारा काम हो चुका है, बस जब तुम्हारी सहेलियाँ आएंगी तो मैं चाय बना दूंगी। उसी समय दरवाजे की बेल बजी तो प्रीति ने कहा, माँ जी, आप चाय बनानी रख दीजिए। और जल्दबाजी में चाय पत्ती के साथ चीनी की बजाय नमक का डिब्बा उठाकर अपनी सासू माँ को पकड़ा दिया और बोली, आप जल्दी से काम निपटाइए। और ऐसा कहकर प्रीति घर का दरवाजा खोलने चली गई। नज़र कमज़ोर होने और चश्मा न होने के कारण लक्ष्मी जी को भी नमक और शक्कर में फर्क समझ नहीं आया और उन्होंने चाय में नमक डाल दिया। तभी प्रीति अपनी सहेलियों को लेकर अंदर आई और उनके साथ बातें करने लगी। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद प्रीति सबके लिए रसोई घर में से तरह तरह के स्नैक्स लेकर आई, तो ऐसे दिखा रही थी मानो सारे स्नैक्स उसने ही बनाए हों। सब लोग बड़े मज़े से स्नैक्स खाने लगे और हंसी मजाक और बातचीत का सिलसिला चल पड़ा। थोड़ी ही देर में चाय भी बन चुकी थी, तो लक्ष्मी जी गर्मा गर्म चाय लेकर आईं और मेहमानों को सर्व करने लगीं। उसकी सारी सहेलियां लजीज व्यंजनों का आनंद ले रही थीं और खाते हुए उनमें से एक सहेली बोली, अरे प्रीति, यह स्नैक्स तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट बनाए हैं। तभी दूसरी सहेली बोली, हाँ यार, पकौड़ों का तो कोई जवाब ही नहीं। इतने स्वादिष्ट पकौड़े तो मैंने आज पहली बार खाए हैं। तभी एक और सहेली ने कहा, लेकिन ये तो बताओ, यह सब बनाना तुमने सीखा कहाँ से? इससे पहले कि लक्ष्मी जी कुछ कहती तभी प्रीति बोली, अरे यार, इंटरनेट पर देखकर मैं सब कुछ सीख गई हूँ। तुम बस स्नैक्स एंजॉय करो। और स्नैक्स ही क्यों, तुम अपनी सहेली के हाथ की बनी चाय का भी मजा लो और बताओ कैसी बनी है। प्रीति ने कहा तो उसकी सहेलियां बड़े उत्साह के साथ चाय पीने लगीं। लेकिन जैसे ही उसकी सहेलियों ने चाय पीनी शुरू की तो सब के मुंह का स्वाद बिगड़ गया। कुछ सहेलियां वॉश बेसिन में कुल्ला करने लगीं, तो वहीं बाकी सहेलियां जिन्होंने अभी तक चाय पीनी शुरू नहीं की थी, उन्होंने चाय वापस रख दी। उनका यह रवैया देखकर प्रीति हैरान रह गई। उसने तुरंत चाय उठाकर थोड़ी सी चख कर देखी तो जोर से चिल्लाई, माँ जी, यह आपने क्या किया? क्या आपको इतना भी नहीं पता कि चाय में नमक नहीं शक्कर डाली जाती है? कम से कम देख तो लिया कीजिए। आपको तो बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। तभी प्रीति की सारी सहेलियां कहने लगीं, यह क्या प्रीति, तुमने तो कहा था कि स्नैक्स और चाय तुमने बनाई है, फिर नमक भी तुमने ही डाला होगा। तभी लक्ष्मी जी विनम्र भाव से बहू की सहेलियों को बोली, गलती तो मुझसे हुई है, चाय मैंने ही बनाई थी और ढंग से नजर न आने के कारण नमक भी मुझसे ही गलती से डल गया। मुझे माफ करना बेटा। तभी प्रीति की एक सहेली जो बहुत अच्छे स्वभाव की थी, उठकर लक्ष्मी जी के पास आई और उन्हें गले से लगाते हुए बोली, नहीं आंटी जी, आप हमसे बड़ी हैं तो प्लीज़ माफ़ी मत मांगिए।
छोटी मोटी गलतियां तो हो ही जाती हैं। उसके बाद प्रीति ने उन्हें कुछ ना कहना ही उचित समझा। जब उसकी सारी सहेलियां अपने घर चली गईं तो प्रीति ने तो जैसे घर में तूफान ही खड़ा कर दिया और लक्ष्मी जी से बोली, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देती। आखिर आप चाहती क्या हैं? अपनी सहेली के लिए मैंने थोड़ा सा काम करने को क्या कह दिया? आपने तो पूरे नमक का डिब्बा ही चाय में उड़ेल दिया। अगर कुछ नहीं बनाना था तो बोल दिया होता, लेकिन इस तरह मेरी बेइज्जती करवाने की क्या जरूरत थी। तभी लक्ष्मी जी बोली, बहू, मैंने तो अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा ही बनाया था, और जब चाय बनाने लगी तो नमक का डिब्बा भी तुमने ही मेरे हाथ में दिया था, यह कहकर कि मेरी सहेलियां आ गई हैं, जल्दी से चाय बना दूं। अब यदि मुझसे वह नमक चाय में डल गया तो इसमें मेरा क्या कसूर था। अभी यह सब बातें चल ही रही थी कि विवेक भी घर पर आ गया और प्रीति को गुस्से में देखकर उसने कारण जाना चाहा। तो प्रीति ने चिल्ला चिल्ला कर उसे सारी बात बताई। तो विवेक बोला, प्रीति, थोड़ा ध्यान तो तुम्हें भी करना चाहिए था कि माँ की अब उम्र हो चली है, तो कम से कम काम में उनका हाथ बटा देती। और माँ, आप अपना चश्मा क्यों नहीं लगाती? जब भी आप चश्मा नहीं लगाती हो तो कुछ ना कुछ उल्टा ही हो जाता है। मुझे बताइए, आपने अपना चश्मा कहाँ रखा है? मैं भी अभी लेकर आता हूँ। तभी लक्ष्मी जी बोली, बेटा, दरअसल बात यह है कि मेरा चश्मा कुछ समय से टूटा हुआ है, जिस कारण मैं ढंग से देख नहीं पाती और मुझसे कोई ना कोई गलती हो जाती है। तो विवेक बोला, आप भी कमाल करती हैं माँ, आपका चश्मा टूट गया था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? फिर लक्ष्मी जी ने कहा, बेटा, मैं तो बहू को कहा था, लेकिन बहू ने यह कहकर बात टाल दी कि इस बार खर्चा बहुत हो गया है तो पैसे नहीं बचे, अगले महीने वह मेरा चश्मा बनवा कर ले आएगी। यह बात सुनकर विवेक ने प्रीति की ओर प्रश्नवाचक निगाह से देखा। तो प्रीति अपना बचाव करते हुए बोली, हाँ तो क्या हुआ, आखिर हूँ तो इंसान ही, भूल गई माँ जी का चश्मा बनवाना। फिर विवेक ने कहा, प्रीति, जैसे तुम इंसान होकर गलती कर सकती हो, वैसे मेरी माँ भी इंसान है, और छोटी सी गलती पर तुम उन पर ऐसे चिल्लाने लगती हो जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। तुम्हारे रोज रोज के इस व्यवहार से मैं तो परेशान हो चुका हूँ। विवेक की इतनी बात सुनकर प्रीति का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया और जोर से चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें तो सिर्फ अपनी माँ ही नजर आती हैं। तुम्हारी जिंदगी में मेरे होने या ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, मैं अपने मायके ही चली जाती हूँ। आज के बाद मेरा तुमसे और तुम्हारे इस घर से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कहते हुए प्रीति गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई और बैग निकाल कर अपने और अपने बेटे के कपड़े पैक करने लगी। फिर लक्ष्मी जी उसके पास आई और हाथ जोड़कर उसे विनती करने लगी, बहू, मेरे कारण तुम दोनों अपनी गृहस्थी क्यों खराब करते हो? यदि तुम्हें मेरी उपस्थिति पसंद नहीं है तो मैं ही वृद्धाश्रम चली जाती हूँ। तभी विवेक वहाँ आया और बोला, नहीं माँ, आपको हाथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप इस घर से कहीं नहीं जाएंगी। यदि प्रीति को आपके साथ रहना पसंद नहीं है तो वह यहाँ से जा सकती है, लेकिन मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और अब इस रोज रोज के झगड़े से तो मैं भी परेशान आ चुका हूँ। प्रीति ने अपना सामान पैक किया और जैसे ही जाने लगी तो विवेक से बोली, अगर तुम चाहते हो कि हमारी गृहस्थी फिर से बसे तो अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ देना, मैं वापस आ जाऊंगी, नहीं तो मैं यहाँ कभी लौट कर नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर प्रीति अपने मायके चली गई, लेकिन विवेक ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब वह इस समस्या का हल चाहता था। आज घर में जो कुछ भी हुआ था वह सब देखकर लक्ष्मी जी बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ गई। फिर विवेक के पास आकर बोली, बेटा, तुम कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे समस्या और बढ़ जाए।
मेरे कारण तुम्हारी गृहस्थी खराब हो यह मैं बिल्कुल नहीं चाहती, इसलिए मैं कल ही वृद्धाश्रम चली जाऊंगी। फिर तुम बहू को घर वापस ले आना। फिर विवेक बोला, नहीं माँ, गृहस्थी किसी एक इंसान के भरोसे नहीं चलती, इसमें दो लोगों का बराबर का योगदान होता है। लेकिन यहाँ तुम्हारी बहू किसी भी तरह का योगदान देना ही नहीं चाहती। अब उसे उसकी भाषा में ही समझाना पड़ेगा। ऐसा सोचते हुए उसने कहीं फ़ोन लगाया। उधर प्रीति जब ससुराल से झगड़ा करके अपने मायके आ गई तो उसके माँ बाप को उसकी चिंता सताने लगी, परंतु किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। 2 दिन उसकी भाभी ने भी उसकी खूब खातिरदारी की, मगर तीसरे दिन जब प्रीति अपने माता पिता के साथ बैठी हुई थी तो उसकी भाभी ने खाना लगाया। खाने के प्लेट देखते ही प्रीति के पिता उसकी भाभी से बोले, बहू, सब्जी में तो तेल बहुत ही ज़्यादा है। तुम्हें तो मालूम है कि मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, इसलिए तेल थोड़ा कम डाला करूँ। तभी उसकी भाभी गुस्से से बोली, पिताजी, यह तो आपका रोज का काम है। कभी आपको सब्जी में तेल ज़्यादा लगता है तो कभी चाय में शक्कर, और कुछ नहीं तो सूखी रोटी का रोना रोने लगते हैं। मैं तो परेशान आ गई हूँ इस रोज रोज की किटकिट से। बिना रुके सारा दिन काम में लगी रहती हूँ, ऊपर से आप लोगों की यह टोका टाकी। और फिर प्रीति की ओर देखते हुए उसकी भाभी बोली, आए दिन घर में कोई ना कोई मेहमान आ जाता है तो उनकी खातिरदारी का जिम्मा भी मेरे सिर पर मढ़ दिया जाता है। ना तो मुझे यहाँ प्राइवेसी मिल पाती है और ना ही मैं अपने हिसाब से जी पाती हूँ। अब मुझसे नहीं होती आप सब लोगों की खातिरदारी। मेरी अपनी भी जिंदगी है जिसे मैं आराम से जीना चाहती हूँ। थक गई हूँ सारा दिन आप सब की नौकरी करते करते। अब मुझे आप लोगों से अलग रहना है। प्रीति अपनी भाभी की ऐसी बातें सुनकर हैरान रह गई। फिर बोली, भाभी, जरा सी तो बात है, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? तब उसकी भाभी बोली, दीदी, आपको बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह हमारे परिवार का मामला है। आप अपना घर देखिए। आप इस घर की मेहमान हैं तो मेहमान ही बनकर रहिए। फिर प्रीति गुस्से से बोली, भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेहमान कहने की? इस घर की बेटी हूँ मैं, मेरा भी इस घर पर पूरा हक है। तभी उसकी भाभी कड़कती आवाज़ में बोली, जी नहीं दीदी, ये आपका घर नहीं है। आपका घर तो वह है जिसे आप छोड़कर यहाँ आकर बैठ गई हैं। अपनी भाभी की ऐसे बोलते देख प्रीति तो उसे देखती ही रह गई। उसे अपनी भाभी का यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। फिर थोड़ा संयम रखकर प्रीति बोली, भाभी, लेकिन पापा ने ऐसा भी क्या कह दिया था जो आप इतना चिढ़ गई और अब अलग रहने की बात कर रही हैं? मुझे तो हैरानी हो रही है। आप तो कभी ऐसी नहीं थी। आप तो हमेशा हंसते हुए सारे घर का काम करती थी और माँ बाबूजी दोनों को खूब इज्जत देती थी। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि आप पिता समान अपने ससुर के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही हैं? तभी प्रीति की भाभी बोली, क्यों इसमें हैरानी वाली क्या बात है? आजकल तो कोई लड़की अपनी सास ससुर को के साथ रहना ही नहीं चाहती। सभी लड़कियां अपने सास ससुर की जिम्मेदारियों से मुक्ति पाना चाहती हैं, अपना अलग परिवार बसाना चाहती हैं। उन्हें अपना पति तो पसंद है, लेकिन उसके माता पिता जिन्होंने उसे पैदा किया उनकी सेवा करना नहीं चाहती। ज़्यादा दूर क्यों जाना, आप अपने ससुराल में ही देख लीजिए। आपकी सास दिन भर आपके साथ घर के कामों में आपका हाथ बटाती हैं, लेकिन फिर भी अपनी सास की उपस्थिति आपको अपने घर में इतनी खटकती हैं कि आप अपनी सास को वृद्धाश्रम भेजने की जिद लेकर अपने मायके आकर बैठ गई हैं। जब आप खुद अपनी सासू माँ से मुक्ति पाना चाहती हैं तो फिर आप ये सब बातें मुझसे कैसे कह सकती हैं? अपनी भाभी की ये बातें सुनकर प्रीति की आंखों से आंसू छलक पड़े और अपनी माँ की ओर देखने लगी। तभी उसकी माँ ने उसे एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। अपनी माँ का ऐसा व्यवहार देखकर प्रीति हैरान रह गई और बोली, माँ,
आप लोगों के साथ भाभी इतना बुरा व्यवहार कर रही हैं और थप्पड़ आप मुझे लगा रही हैं। तभी उसकी माँ गुस्से से बोली, बेशर्म लड़की, जब तुम अपनी सास पर चिल्लाती हो, तुम उन्हें इतनी बातें सुनाती हो, यहाँ तक कि उनसे अलग रहने की जिद में उन्हें वृद्धाश्रम भेजने पर अड़ी हो, तब तुम्हारी यह विचार कहाँ जाते हैं? जिस इंसान के पैसों से तुम ऐश करती हो, उसी की जन्म देने वाली माँ को डांटती फटकारती हूँ, उनकी बेइज्जती करती हूँ। तब तुम्हें इस बात का कोई एहसास नहीं होता कि सास माँ समान होती हैं। तब तुम अपने आप को बिल्कुल सही समझती हो। लेकिन जब वही व्यवहार तुम्हारी भाभी ने हमारे साथ किया, तो तुम्हें अपनी भाभी गलत लगती हैं। अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार होते देखकर तुम्हें कितना दुख हो रहा है। इतनी बात सुनते ही प्रीति की नज़र शर्म से झुक गई। बेटी, मैंने तुम्हें कितना समझाया करती थी कि अपने ससुराल की बातें ससुराल तक ही सीमित रखा करो। अपने मायके में कोई बात बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारी परवरिश तो ऐसी नहीं थी। मैंने कभी तुझे कोई गलत सलाह नहीं दी थी, लेकिन आज तूने जो हरकत की है, उसके कारण हमारी परवरिश पर भी सवाल उठेंगे। तेरे ससुराल वाले तो यही सोचेंगे कि तेरी माँ ने ही तुझे अपनी सास को वृद्धाश्रम भेजने की सलाह दी है, गलत बातें सिखाई हैं। क्या आज से पहले तूने अपनी भाभी को इस तरह हम लोगों से बात करते हुए देखा है? अरे वह तो कभी ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करती थी, लेकिन तुम्हारी देखा देखी तुम्हारी भाभी पर भी गलत प्रभाव पड़ रहा है। अपनी माँ की बातें सुनकर प्रीति को एहसास हुआ कि जो कुछ भी वो अपनी सास के साथ कर रही थी, उसके कारण ही उसके माँ पिताजी भी वही सब झेल रहे हैं। आखिर एक इंसान जो भी करता है वही उसके सामने आता है। यही कुदरत का अटल नियम है। बहुत देर वह सोच विचार में बैठी रही। रात हो चुकी थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह होते ही प्रीति ने अपना सामान पैक कर लिया और अपने ससुराल वापस लौट आई। जैसे ही प्रीति अपने ससुराल वापस पहुंची, तो लक्ष्मी जी उसे अपने सामने देखकर हैरान रह गईं। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, प्रीति उनके पैरों में गिर गई और बोली, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी आंखों पर स्वार्थ की पट्टी पड़ गई थी, जिस कारण मैं आपके साथ इतना बुरा व्यवहार कर बैठी। अपनी बहू को इस तरह माफ़ी मांगते देख लक्ष्मी जी ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। फिर प्रीति बोली, मैंने आपको कितना कुछ सुनाया, लेकिन आपने पल भर में मुझे माफ़ कर दिया। अपनी सासू माँ के गले लगकर प्रीति खूब रोई। लक्ष्मी जी ने अपने पल्लू से उसके आंसू पोंछे और उसे चुप करवाया। लेकिन लक्ष्मी जी यह बात समझ नहीं पा रही थी कि आखिर 2 दिन में ऐसा क्या हो गया जो प्रीति उल्टे पांव वापस आ गई और रोते हुए उनसे माफ़ी मांगने लगी। विवेक, जो ऑफिस जाने के लिए अपने कमरे में तैयार हो रहा था, प्रीति की आवाज़ सुनकर बाहर निकला। सास बहू को इस तरह गले लगते देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तैयार होकर घर से बाहर निकला तो सबसे पहले उसने अपनी सासू माँ को फ़ोन लगाया और उसकी मदद के लिए उन्हें शुक्रिया अदा करते हुए बोला, माँ जी, धन्य हैं आप। अगर सभी माँ बाप अपने बच्चों की गलत हरकतों पर उनके साथ ना देते हुए उन्हें इसी तरह सही रास्ते पर लाएं, तो कोई घर परिवार कभी नहीं उजड़ेगा। कहते कहते विवेक की आंखों में आंसू आ गए। दरअसल हुआ यूँ था कि जिस दिन प्रीति विवेक से झगड़ा करके अपने मायके गई थी, उसी दिन विवेक ने अपनी सासू माँ को फ़ोन करके सारा किस्सा बयान कर दिया था और इस मामले में उनसे मदद मांगी थी। प्रीति की माँ अपने दामाद और समधन को खूब अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए आज जो कुछ भी प्रीति के मायके में हुआ, वह सब प्रीति के माता पिता और भाभी का सोचा समझा नाटक था, ताकि वह प्रीति को सही रास्ते पर ला सकें। आज प्रीति बहुत खुशी से अपने घर का सारा काम कर रही थी और लक्ष्मी जी के साथ खूब हंस बतिया रही थी।
जब विवेक घर लौटा तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ों के साथ स्थान पर हंसी ठिठोली की आवाज़ें पूरे घर में गूंज रही थीं। ये नज़ारा देखकर विवेक सोचने लगा, प्रीति की माँ की तरह यदि सभी माता पिता समझदारी से काम ले तो बहुत से घर उजड़ने से बच जाएंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।